नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का आईएएस चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा खाद्यान्न फसलों से होगा। खाद्यान्न फसलों में हम लोग गेहूं और चावल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके संबंध में सभी फैक्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं और उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे और उसको अच्छे से याद करिए। अब यहाँ पर हम लोग 2-3 फसलें और देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादा फसलें कवर करेंगे हम लोग। एक मक्का है, बाजरा है और दलहनी फसल के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से क्या महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आएंगे, क्या आपके लिए ज़रूरी है याद करना, मैंने सभी चीज़ों को यहाँ ऑन बोर्ड कर दिया है। ठीक है, देखिए मक्का में जो है, मक्का के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सभी धान्य फसलों में सबसे ज़्यादा जो स्टार्च है, कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसी में पाया जाता है। मक्के में सबसे ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दोस्तों किस में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। सभी धान्य जैसे गेहूँ में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका मक्का में। यानी स्टार्च की मात्रा किस में सर्वाधिक होती है? मक्का में। दूसरा क्या है, इसी कार्बोहाइड्रेट अधिक होने के कारण सभी धान्य फसलों में इसको अनाजों की रानी की उपमा दी जाती है। तो अनाजों की रानी की उपमा किसे दी जाती है, किस फसल को? तो मक्का को दी जाती है। ये फसल सिर्फ खाने के लिए ही नहीं और भी बहुत चीज़ों के लिए उपयोगी है, जैसे बायोडीजल। तो बायोडीजल के लिए भी बहुत सी फसलें, जैसे जेंट्रोफा वगैरह हो गया, ये फसलों का नाम सुने होंगे जेंट्रोफा का। ठीक है, उसी प्रकार से मक्का भी है। मक्का का फसल का इस्तेमाल भी बायोडीजल के लिए किया जाता है। दूसरा, ये अल्कोहली पेय पदार्थ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किण्वन फर्मेंटेशन किया जाता है और अल्कोहल बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं मक्का का। तो ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है और यूपी पीसीएस भी इसको पूछता रहता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। दूसरा ये है कि मक्का के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा यूपी पीसीएस पूछता रहा है, लोअर पीसीएस पूछता रहा है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी फसल ऐसी है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, यानी खरीफ की भी फसल है, रबी की भी फसल है और जायद की फसल है। तो वो है मक्का। मक्का तीनों ऋतुओं में, यानी खरीफ में भी, रबी में भी और जायद में भी उगाई जाने वाली फसल है, यानी कि 12 महीने उगाई जाने वाली फसल मक्का है। ठीक है, मक्का जो है ये मध्य अमेरिका से आया था। ठीक है दोस्तों, इसे पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक है, कैसे है? स्पेन से, पहले स्पेन से पुर्तगाल गए। स्पेन वाले कहाँ गए? अमेरिका गए, मध्य अमेरिका की खोज की और मध्य अमेरिका से फिर ये स्पेन पहुँचा और स्पेन से पुर्तगाली हो गए, पुर्तगाली फिर यहाँ लेके चले आए। ठीक है, तो इसको पुर्तगाली लेके आए थे। मक्का कैसा पौधा? उभयलिंगाश्रयी पौधा है, यानी एक ही पुष्प पे नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैसा पौधा है ये? उभयलिंगाश्रयी है। मक्के में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे जेन की संज्ञा दी जाती है, जेन। तो जेन प्रोटीन किस में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है, इसकी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मक्का के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। इनको बस इतने ही फैक्ट आपके मक्का में पूछे, मक्का के संबंध में कोई प्रश्न बनता है तो बस इतना ही बनेगा। दूसरा ये है, प्रमुख उत्पादक राष्ट्र और प्रमुख उत्पादक राज्यों के बारे में देख लें, हम देखते चलें। ठीक है, ये क्या है कि मक्का जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है, उसके बाद चीन कर रहा है, उसके बाद ब्राज़ील कर रहा है। इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या है, मक्का उत्पादन में राज्य की बात करें भारत में तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद बिहार है। तो एक याद करेंगे यहाँ पर, कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है मक्का, और विश्व में यूएसए सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करता है। तो ये पहले नंबर का आप लोग याद जरूर करें। फिर देखें, अब बाजरा के बारे में देख लें। बाजरा क्या है? बाजरा की खासियत क्या है कि बाजरा जो है सूखे, मतलब कि जहाँ पर ड्राई प्रदेश जहाँ होते हैं, शुष्क प्रदेश है, तो वहाँ पर बाजरे की खेती की जाती है, यानी जहाँ पर पानी की कमी होती है। यानी सूखा सहने में सबसे ज़्यादा सक्षम कौन सी फसल होती है? वो है बाजरा होती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि ये जलमग्नता तथा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होती है। अर्थात ये है कि ये फसल अगर ज़्यादा जल भराव हो गया है तो ये फसल के लिए नुकसानदायक है, और मृदा ज़्यादा अम्लीय है तो फसल के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा खनिज मिनरल्स किस फसल में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में आपके। सबसे ज़्यादा मिनरल्स किस फसल में पाया जाता है? बाजरा में। बाजरे की रोटी लोग खाते हैं ना, तो बाजरे की रोटी में जो होता है मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, वाटर, तो उसमें मिनरल्स की मात्रा कुछ होनी चाहिए ना, उसी प्रकार से मिनरल्स जो होते हैं बाजरा में भी पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं बाजरा में
ये दिमाग के अंदर रखना है आप लोग को। बहुत सी फसलें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें बाजरे में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर देखें, अब यहाँ पे ये तो 2 फसलें हो गई। अब देखें दलहनी फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें परीक्षा पर अक्सर 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं, परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आ देखें क्या, पहले तो दलहनी फसल जो है वो लेगुमिनेसी कुल यानी लेग्यूम कुल की फसल मानी जाती है। ये दलहनी फसलें, दलहनी फसलों में कई दलहनी फसलें ऐसी हैं जो अलग अलग ऋतुओं में उगाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें खरीफ में आपकी अरहर की फसल जो है उगाई जाती है, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सोयाबीन, ये 2 फसलें परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अरहर और सोयाबीन की जो फसल है, जो कि दलहनी फसल है, ये खरीफ ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पर, जो सोयाबीन है दोस्तों, सोयाबीन जो है ये, इससे जो होता है 20 से 25% तेल भी निकाला जाता है, तेल। इसीलिए इसे तिलहनी फसल में भी रखा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, तिलहनी फसल में भी रखा जाता है। तो याद रखिएगा, तिलहनी फसल में भी रखा जाता है, किसे, सोयाबीन को। मतलब कि ये दलहनी फसल तो है ही मुख्य रूप से दलहनी फसल ही है, लेकिन चूँकि इसे 20 से 25% तेल निकाला जाता है, इसीलिए सोयाबीन को तिलहनी फसल में भी रखा जाता है। उसके अलावा उर्द हो गया, मूंग हो गया, लोबिया, ये फसल भी खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। रबी की फसल देख लें, रबी की फसल जो है वो है चना है, मटर है और मसूर है। ये तीनों जो फसलें हैं, ये मुख्य रूप से रबी की फसलें हैं। इसके अलावा जायद ऋतु में आप देखेंगे कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो खरीफ ऋतु में उगाई जाती है और जायद में भी उगाई जा रही है। मूंग देख रहे हैं आप, मूंग जो है वो आपका खरीफ में भी उगाया जा रहा है और जायद में भी उगाया जा रहा है। उर्द देखें, और लोबिया भी क्या खरीफ में उगाई जा रही है और जायद में भी उगाया जा रहा है। तो ये कुछ फसलें जो कॉमन है, इनको याद रखेंगे। लेकिन जो मुख्य रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो खरीफ और रबी की फसलों पर ही निर्भर करता है। इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य रूप से खरीफ ऋतु की कौन सी दलहनी फसल है और रबी ऋतु की कौन सी दलहनी फसल है, ठीक है। उसके बाद देखें अरहर की लोकप्रिय किस्म जो है बनाई गई है वो है आशा। अभी क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि लोकप्रिय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो आशा जो किस्म है, जो प्रजाति है, वो किस फसल की है, तो वो दलहनी फसल का एक लोकप्रिय फसल है जो कि अरहर के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो आशा क्या है, एक अरहर की फसल है। आशा क्या है दोस्तों, अरहर की फसल है, ठीक है। लोबिया और मूंग एक ऐसी फसल है जो चारे में इस्तेमाल की जाती है और खाद बनाने, हरी खाद में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, लोबिया और मूंग एक ऐसी फसल है जो हरी खाद में और चारे के रूप में भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ग्वार देखिए, ये भी दलहनी फसल है। इसे क्लस्टर बीन की संज्ञा, बीन, इसका उपयोग जानवरों के चारे में तो करते ही करते हैं, और इसका इस्तेमाल शैल गैस के निष्कर्षण में भी किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्वार गोंद बनाते हैं। और ग्वार गोंद किससे बनता है दोस्तों, ग्वार के बीज से ग्वार गोंद निकालते हैं। उसका इस्तेमाल तकनीकी के माध्यम से शैल गैस निकालने के लिए जाता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ग्वार की फसल की मांग इधर काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि इसका इस्तेमाल शैल गैस निकालने में किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी पूछ भी चुका है कि कौन सी ऐसी फसल है, उस फसल को कौन सी ऐसी दलहनी फसल है जिसका इस्तेमाल शैल गैस निकालने में किया जाता है, तो ग्वार, याद रखिएगा। उसके बाद देखें दोस्तों, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं रबी और खरीफ के समय में, ठीक है। तो ऐसी ये दलहनी फसलें क्या करते हैं, किनारे पर लगा देते हैं, किनारे पर। क्यों, क्योंकि ये मृदा क्षरण और मृदा की उर्वरता को बचाने में उपयोगी होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, जब ये फसल छोड़ देते हैं, मैंने आपको बताया ही कि सोयाबीन, लोबिया और मूंग जो ऐसी फसल है जिसका इस्तेमाल हरी खाद में कर रहे हैं, तो उर्वरता तो बढ़ा ही रहा है। दूसरा, मृदा का संरक्षण कैसे करेगा, मृदा कटाव कैसे रोकेगा। जब किनारे पे ये फसल उगा दी जाएगी तो उनकी जड़ें क्या होती हैं, मृदा को जकड़ के रखती हैं, तो उसको मृदा को ब्रेक नहीं होने देंगे। जब ब्रेक नहीं होंगे तो मृदा जो होगा उसका बहाव नहीं होगा, उसका क्षरण नहीं होगा। और उर्वरता के रूप में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लोबिया और मूंग का इस्तेमाल, मूंग वाली फसल का इस्तेमाल हम लोग उर्वरता के रूप में कर ले रहे हैं। उस फसल को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें से मतलब जो फली होगी उसको निकाल लेंगे और पूरी की पूरी फसल वैसे खड़ी फसल उसमें छोड़ देंगे और उसके बाद जुताई कर देंगे, जिससे क्या होगी, वो मृदा कैसी होगी, उर्वर हो जाएगी। क्यों उर्वर हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे तो और भी फसलें
बहुत से फसलें ऐसे कर छोड़ देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उर्वरक होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि ये लेगुमिनेसी कुल की हैं और इनकी जड़ों में दोस्तों, इनकी जड़ों में एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। तो राइजोबियम जड़ों में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन यानी नत्रजन के स्थिरीकरण यानी मृदा में नाइट्रोजन को लाने में वायुमंडल से, क्योंकि वायुमंडल में हम लोग जानते हैं दोस्तों 78% जो है आपका नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को मृदा में लाने के लिए ये जीवाणु राइजोबियम नाम का जीवाणु जो होता है बहुत ही सहायक होता है। और फिर क्या करते हैं पौधे, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के ग्रहण कर लेते हैं जड़ों के माध्यम से। और ये भी ध्यान दें कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कोबाल्ट नामक तत्व बहुत ही सहायक होता है। अगर कोबाल्ट तत्व की पौधे में कमी हो जाएगी तो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आसान नहीं होगा। इसीलिए कोबाल्ट की मात्रा, कोबाल्ट आप लोग पढ़ते होंगे, कोबाल्ट जो तत्व होता है वो पौधों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं ना को नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में लाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर देखा उत्पादकता देख लें। यहाँ पर प्रमुख उत्पादक राष्ट्र जो है, प्रमुख उत्पादक राष्ट्र के रूप में नंबर 1 पे भारत है दलहनी फसलों में, और नंबर 2 पे पोलैंड है। और प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश हमेशा से ही रहा है, मध्य प्रदेश लंबे समय से। तो इसको याद रखेंगे, मध्य प्रदेश ही अक्सर नंबर 1 पर रहता है, उसके बाद राजस्थान है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें 3 फसलों को मैंने कवर कर लिया है एक साथ, और ये तीनों ही फसलों में जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसको अगर आप लोग नोट कर रखे हैं, नोट कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि आप कहीं से और पढ़ें। ये बिल्कुल सेपरेट वीडियो है आपका कृषि का, और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं धीरे करके आपका कृषि में समाप्त कर दूंगा इसके अंदर, और आप इसको आसानी से एक जगह से एक जगह पर नोट्स बना सकते हैं। उतना ही पढ़ के जाइए, आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न जो आता है अगर कृषि से आया रिलेटेड, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो उत्पादकता हो, चाहे उससे संबंधित किसी फसल से संबंधित या कृषि संबंधित कोई भी फैक्ट हो, वो सभी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। और ये वीडियो आएंगी धीरे करके आती रहेंगी, आपको उसको नोट करते रहें, जिससे कि आपको समीक्षा अधिकारियों और पीसीएस में सहायता मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।